हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मुकर्ररा दायरानुमा ऑर्बिट्स में घूमते हैं। हर ऑर्बिट का अपना एक मुकर्ररा एनर्जी लेवल होता है और उन्हें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स या शेल्स में कैसे तकसीम होते हैं। क्या कोई ख़ास उसूल हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स अमल करते हैं जब वो शेल्स में तकसीम हो रहे होते हैं? इसी बात को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक एटम है, जैसे कि एक सोडियम एटम है और इसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हमारा काम यह है कि इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट्स में तकसीम करें, तो शायद हम ऐसा कर सकते हैं। फर्ज करें कि हम यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं और बाकी 7 अब ये शेल में रख देते हैं। ये एल शेल होगा, ठीक है। के, एल, एम, इसी तरह शेल्स चलते हैं। लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह तकसीम नहीं होते। सोडियम एटम में असल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सबसे बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में इसी तरह तकसीम होते हैं जैसे हमने शुरू में किया था, वैसा नहीं होता। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं? क्या किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की कोई हद है? और पता चलता है कि पहला उसूल यह है कि किसी भी शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक रिलेशन से मिलती है, 2n²। यह है 2n², जहां n ऑर्बिट है। तो पहले शेल यानी के शेल के लिए जब n 1 है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी 2 ज़रब 1 की ताकत 2 यानी 2। अगले शेल यानी अल के लिए यहां n बराबर है 2 के, ये दूसरा शेल है। इस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये शेल रख सकता है वो है 8। अगला जो है यानी m शेल, इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी 3 की ताकत 2 यानी 9, और 9 ज़रब 2 बनता है 18। इसी तरह आगे भी चलता है। तो अब जब हम इस तरतीब को देखते हैं तो ये समझ आती है, ठीक है। क्योंकि पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं और हमारे पास एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आखिरी शेल में सिर्फ 1 है क्योंकि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया है। लेकिन अब आइए एक और मिसाल लेते हैं। आइए कैल्शियम की मिसाल लेते हैं। तो कैल्शियम एटम में 20 प्रोटॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 20 प्रोटॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स। और अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में तकसीम करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा रही हूं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 आ सकते हैं, और अगले शेल यानी एल में 8, तो ये है 4, 5, 6, 7 और 8। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह गए हैं वो 10 हैं, और तीसरे शेल यानी एम शेल जहां n बराबर है 3 के, इसमें ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं वो 10 हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 2, 8, 10। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में तकसीम होते हैं। ये हैं के, एल, एम। लेकिन असल में कैल्शियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तकसीम नहीं होते, बल्कि आपके पास एक और शेल होता है और फिर तीसरे शेल यानी एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फिर जो बाकी रह जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहरी शेल में आते हैं। इसी तरह कैल्शियम एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स तकसीम होते हैं, लेकिन तीसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें सिर्फ 8 क्यों हैं? अब हम आते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल ये है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इस रूल का एक नाम भी है, इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। इस रूल के कुछ इस्तिस्ना भी हैं, जैसे कि तमाम ट्रांजिशन मेटल्स जैसे जिंक, कॉपर, ये इस रूल को नहीं मानते। इनके लिए तीसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इनके तीसरे शेल में वाकई 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल ज्यादा जनरल रूल है, सेकंड रूल कुछ खास अनासर के लिए है, सब अनासर के लिए नहीं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन फिर भी ज्यादातर अनासर में सबसे बाहरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस वक्त हमारे लिए जो अहम है, हम ऑक्टेट रूल को अपनाएंगे, यानी सबसे बाहरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इस रूल को अपनाते हुए कैल्शियम एटम कुछ इस तरह नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह तकसीम होंगे, ये हैं K, L, M और N। सबसे बाहरी शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और इसीलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाते हैं वो अगले शेल में आ जाते हैं, यानी N शेल में। यहां एक और सवाल है, हमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों भरने होते हैं? हाँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकते? तो फर्ज करें यहां सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और अब ये शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं, तो फर्ज करें दूसरे शेल में सिर्फ 7 हैं। मैं ये लिख लेती हूं, फर्ज करें पहले में 1 है, दूसरे में 7 हैं। अभी तक कुल 8 हो गए, बाकी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फर्ज करें हम तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इसमें 8 हैं तो 1 7 8 और बाकी इलेक्ट्रॉन्स अब 4 रह गए, तो फर्ज करें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह क्यों नहीं हो सकती? ये हमें आखिरी रूल की तरफ ले आता है। आखिरी रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेप बाय स्टेप भरे जाते हैं, या यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉन किसी शेल में तब तक नहीं आते जब तक इनर शेल्स पूरी तरह भर न जाएं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नए ऑर्बिट में तब तक नहीं जाते जब तक इनसे पहले वाले ऑर्बिट्स पूरी तरह भर न जाएं। हम इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रख सकते। पहला शेल मुकम्मल तौर पर भरना चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा शेल भी मुकम्मल तौर पर भरना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा शेल भी भरना चाहिए, लेकिन हमें ऑक्टेट रूल भी याद रखना है। यानी अगर हमारे पास तीसरे ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आखिरी ऑर्बिट होगा, लेकिन सबसे बाहरी ऑर्बिट या आखिरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 ही हो सकते हैं, तो बाकी 2 अगले शेल में चले जाते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्ज करें हम 3 और एटम्स लेते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर फर्ज करें हम कोई भी एटम लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आखिरी फर्ज करें हमारे पास आर्गन है, जो एक इनर्ट गैस है, और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब मैं पहले वाले यानी कार्बन के लिए फिल करूंगी, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला शेल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, बाकी रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरा शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें, यहाँ न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद वाले ऑर्बिट में 4 हैं, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह हैं। ये कार्बन के लिए है। क्यों ना आप वीडियो को पॉज करें और इन दोनों केसेस के लिए खुद ट्राई करें, यानी एल्यूमिनियम और आर्गन। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और इस वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वीडियो को पॉज करें और इन दोनों को खुद ट्राई करें। अच्छा, तो एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला शेल ज्यादा से ज्यादा 2 रख सकता है। दूसरा शेल ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। 2 जमा 8 10, कुल 13 होते हैं। 13 में से 10 निकालें तो 3 बचते हैं, और ये 3 आखिरी ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो इसमें अगर ये न्यूक्लियस है, तो आपके पास पहला शेल है, आपके पास दूसरा शेल है, और आपके पास तीसरा शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद वाले शेल यानी n बराबर है 2 के या l, इसमें 8 हैं। 3 4 5 6 7 8, और आखिरी शेल में 3 है। 1 2 और 3। अच्छा, अब आर्गन के लिए कुल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला शेल ज्यादा से ज्यादा 2 रख सकता है, दूसरा शेल ज्यादा से ज्यादा 8 रख सकता है, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचते हैं। और इस तरह तीसरा शेल भी ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, और इसके लिए यहाँ न्यूक्लियस है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद वाले शेल में 8 हैं, तो ये 7 8, और आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।